अध्याय 73 मैट्रिकुलेशन दिवस। जू वेन, क्या आप वेयांग क्लब में शामिल होने में रुचि रखते हैं? ली वेयांग ने उसे आंख मारी। हमारे वेयांग क्लब की सदस्य मूल रूप से सभी महिलाएं हैं। उनमें से कई खूबसूरत महिला वरिष्ठ हैं। जो वेन ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि ली जुवान ने चिल्लाते हुए कहा, बहन, यह उचित नहीं है। तुम उसे मुझसे कैसे छीन सकते हो? हालांकि कोशिश करने पर भी यह बेकार है। जो वेन और मैं एक नया क्लब स्थापित कर रहे हैं। वह आपके वेयांग क्लब में शामिल नहीं होगा। ली वेयांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो वेन आपके साथ एक नया क्लब स्थापित करने के इच्छुक है या नहीं। बहनों, आइए हम अपने वेयांग क्लब की ताकत अपने जूनियर को दिखाएं। पीछे की ओर आकर्षक मुद्राएं, सभी प्रकार की सेक्सी, मंत्रमुग्ध करने वाली और मनमोहक मुद्राएं बनाई गईं। वे पुनर्तः खिले हुए फूल की तरह थे। एक शहद का जाल। बहन, ये प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ है। लारते हुए ली हुआन ने विरोध किया। इसे उपलब्ध सामग्री का उपयोग कहा जाता है। ली वेरिले ने झो वेन को देखते हुए ली हुआन के विरोध को अंतिम रूप दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? वेयांग क्लब में शामिल होने पर विचार करें। मैं आपके साथ देर से व्यवहार नहीं करूंगा। झो वेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने ली हुआन को पहले ही बताया था कि मैं उसके साथ एक नया क्लब स्थापित करूंगा। ली वेयांग ने अपने डॉक्यूमेंट्री को ठीक करने के बाद कुछ हद तक आघात किया था। फिर ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका नया क्लब हमारे वेयांग क्लब के साथ जुड़ सकता है। अगर मौका मिला तो हम हमेशा एक साथ मिलकर मिशन पूरा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ली हुआन तुरंत सहमत हो गए। उनकी नज़र वेयांग क्लब की महिला छात्रों के शरीर पर घूम रही थी। आप कहाँ देख रहे हैं? लिटिल वजिन। ली वेयांग ने ली हुआन का मजाक उड़ाया। झो वेन को अलविदा कहने के बाद उसने लड़कियों को अन्य नए लोगों की भर्ती के लिए प्रेरित किया। ली हुआन ने हंसते हुए कहा, झो वेन, तुमने एक उत्कृष्ट अवसर गंवा दिया। वेयांग क्लब आमतौर पर केवल महिला छात्रों की भर्ती करता है। आप लगभग उनके एकमात्र पुरुष सदस्य बन गए। आपने सम्राट बनने का मौका गंवा दिया। हालांकि झो वेन ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, हम क्लब की स्थापना कब कर सकते हैं? क्या हम अब सदस्यों की भर्ती शुरू कर सकते हैं? यदि हम अभी ऐसा नहीं करते हैं तो बेहतर नए छात्रों को लिया जा सकता है। अन्य क्लब नए खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे थे, लेकिन ली हुआन बिल्कुल भी तैयार नहीं लग रहे थे। उन्होंने बेबसी से कहा, ये भी हमारे वश की बात नहीं है। नए छात्र मैट्रिकुलेशन के 1 महीने बाद ही क्लब स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने से पहले आपके पास कम से कम 5 छात्र होने चाहिए। सामान्य छात्र मौजूदा क्लबों में शामिल होने का चयन करेगा, इसलिए हमारे लिए एक नया क्लब स्थापित करना काफी कठिन हो जाएगा। हालांकि हम दूसरों की दया के अधीन नहीं रहेंगे या अन्य बुजुर्ग सदस्यों की परवाह नहीं करेंगे। झो वेन ने सिर हिलाया। यही एक कारण था कि वे वेयांग क्लब में शामिल नहीं हुए थे। यदि संभव हो तो वह किसी भी क्लब में शामिल नहीं होना चाहेंगे। शांति से अकेले खेलना किसी भी क्लब में शामिल होने से कहीं बेहतर था। झो वेन ने स्कूल के मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे नए विद्यार्थियों को देखा, तभी वह अचानक अचंभित रह गया। उसने 2 परिचित आकृतियां देखीं। उनमें से एक लंबी लड़की थी और दूसरा मध्यम कद का लड़का था। वे कोई और नहीं बल्कि फैंग रुओक्सी और तियान जियांगडोंग थे। दोनों ने झो वेन को भी देखा। वे बैकपैक के साथ चल दिए। तियान जियांगडोंग ने भी उनका स्वागत बड़े ही विजयी अंदाज में किया। झो वेन, आपने हमें यहाँ देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। सही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों को सनसेट कॉलेज में दाखिला मिलेगा। झो वेन वास्तव में आश्चर्यचकित था। लीग में बहुत सारे विश्वविद्यालय थे और सनसेट कॉलेज सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। फिर भी दोनों ने यहाँ अध्ययन करने का विकल्प चुना। फैंग रुओक्सी ने आसपास के क्लबों को देखा और झो वेन से पूछा, झो वेन, क्या आपने कोई क्लब चुना है? बेबे, झो वेन और मैं अपना खुद का क्लब स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। हमसे जुड़ें। मैं तुम्हें उपाध्यक्ष बनाऊंगा। ली जुवान ने सुंदर पोज दिया और फैंग रुओक्सी पर प्रहार किया। ठीक है, फैंग रुओक्सी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ली जुवान ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी जवाब देगी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। फिर उन्होंने संकोचपूर्वक कहा, हालांकि हम सभी नए हैं। हम केवल 1 महीने में ही क्लब के लिए आवेदन कर सकेंगे। बेब, यदि आप जल्दी में हैं तो आप हमेशा स्थापित क्लबों पर नजर डाल सकते हैं। ली जुवान भले ही बड़बोलेपन से बोलता हो, लेकिन वह एक वास्तविक कुंवारी था। इसके अलावा वह एक कुंवारी लड़की थी जिसने अपनी वर्जिनिटी खोने की हिम्मत नहीं की। कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपके नए क्लब की स्थापना होने तक इंतजार करूंगी, फैंग रुओक्सी ने जो वेन पर नजर डालते हुए दृढ़ता से कहा। जो वेन, तुम निश्चित रूप से भाग्यशाली हो, ली हुआन ने जो वेन को कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि फैंग रुओक्सी केवल जो वेन के कारण शामिल हो रहा था। जो वेन, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। कृपया मुझ पर विश्वास करें कि ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं होगा। फैंग रुओक्सी स्वाभाविक रूप से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान अचानक टीम छोड़ने का जिक्र कर रही थी। कोई चिंता नहीं, यह आपकी गलती नहीं थी। जो वेन ने इसे दिल पर नहीं लिया। उनका हमेशा मानना था कि चूंकि फैंग रुओक्सी और तियान जियांगडोंग का उनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए उनका पद छोड़ना सामान्य बात थी। तियान जियांगडोंग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, यह सही है। हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। अब जब हम सनसेट कॉलेज में हैं, तो हमारा भविष्य आशाजनक है। अब हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं कि ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। जो वेन ने आगे कुछ नहीं कहा। चीजें हमेशा अप्रत्याशित थीं। कोई भी भविष्य नहीं जानता था, इसलिए अब कोई भी गारंटी अर्थहीन थी। चूंकि हम सभी पूर्व सहपाठी हैं, इसलिए मैं आपको मैट्रिकुलेशन बूथ पर ले जाऊंगा, ली जुवान ने चलते हुए परिचय दिया। सनसेट कॉलेज अन्य स्कूलों से अलग है। बहुत कम प्रोटोकॉल और समारोह होते हैं। नए विद्यार्थियों के लिए कोई स्वागत समारोह या मैट्रिकुलेशन समारोह नहीं होता है। बस मैट्रिकुलेशन बूथ पर पंजीकरण करें और अपने छात्रावास में नियुक्त हो जाएं। कक्षाएं कल से शुरू होंगी। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, सनसेट कॉलेज में पहले दिन की पहली कक्षा एक युद्ध परीक्षण है। नए लोगों को आयामी प्राणियों का शिकार करने के लिए आयामी क्षेत्रों में भेजा जाएगा। सुनिश्चित करें कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं। परीक्षा कहाँ होगी? बुद्धनगर, जो वेन ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, बुद्ध शहर की खोज हाल ही में की गई थी। ये पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वे नए लोगों को जोखिम लेने के लिए नहीं भेजेंगे। पिछले अनुभव के आधार पर वे परिसर में 4 अपेक्षाकृत सुरक्षित आयामी क्षेत्रों में से एक में जाएंगे। प्रत्येक नए व्यक्ति को मिशन पूरा करने के लिए बस एक आयामी प्राणी को मारने की जरूरत है। जितने अधिक लोग मारे जाएंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे, ली हुआन ने कहा। इसमें क्या बात है? जो वेन ने पूछा। इसे बेंचमार्क के एक तरीके के रूप में गिने। यद्यपि आपको सनसेट कॉलेज में प्रवेश दिया जा सकता है और हर कोई अपने विभिन्न हाई स्कूलों में शीर्ष छात्र है, हर किसी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इस तरह की परीक्षा से शिक्षकों को अपनी असली ताकत का पता चलता है। दूसरे, यह नए खिलाड़ियों की रैंकिंग बनाने के लिए भी है, ली हुआन ने समझाया। नए छात्रों की रैंकिंग क्या है? तियान जियांगडोंग ने जिज्ञासा से पूछा। एक परिणाम रैंकिंग। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, स्कूल उतने ही अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। इसे एक पुरस्कार प्रणाली समझें। ली हुआन ने झो वेन को देखा और जारी रखा, अगर यह अतीत में होता तो झो वेन को शीर्ष 3 में प्रवेश करने का मौका मिलता, लेकिन इस साल बहुत सारे मजबूत नए खिलाड़ी हैं। केवल एन जिंग ही, जो 2 से 3 साल पहले लेजेंडरी चरण में आगे बढ़ी थी, उसे रैंकिंग में निश्चित रूप से पहला स्थान मिलता है। अध्याय 74 मंच। फैंग रुओक्सी और तियान गामादोंग के प्रोटेस्टोग्राफिक खत्म हो रहे हैं और उन्हें अपने लैपटॉप में ले जाने के बाद झो वेन अपने अपार्टमेंट में लौट आए। उसे ऐसी छूट में सबसे ज्यादा पैसा नहीं था। जैसे ही वह 4 सीजन्स गार्डन एरिया में आया, उसने कुछ छात्रों को अपना सामान लेकर अंदर देखा। स्पष्ट रूप से विशेष प्रवेश वाले छात्र आ चुके थे और अंदर जाना शुरू कर रहे थे। झो वेन को उनके पास कोई नहीं था। स्वाभाविक रूप से उनकी विशेषता नहीं थी कि वे कैसे भिन्न हैं। वह सर फ्लोरिडा सीजन्स गार्डन के पीछे स्ट्रीट की ओर चला गया। जैसे ही वह अंतिम पंक्ति में पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की दूसरी इमारत के सामने खड़ी है और अपने कमरे की चाबी से दरवाजा खोल रही है। नमस्ते, मेरा नाम वांग लू है। आप यहाँ रहते हैं ना? हम भविष्य में पड़ोसी हैं, लड़की ने झो वेन का स्मारक तरीके से स्वागत किया। मैं झो वेन हूँ, झो वेन ने अपने टुकड़ों में प्रवेश करने से पहले उत्तर दिया। यह आदमी अजीब है। जैसा कि विशेष प्रवेश द्वार छात्रों से पूछा जाता है, उन सभी का चरित्र कैसा है? वांग लू उत्सुक थे। झो वेन अपने कमरे में लौट आया और उद्यम नेस्ट में प्रवेश करने के लिए अपने फोन का उपयोग किया। इससे पहले उन्हें एनईटी नेस्ट में एक ब्लॉक का सामना करना पड़ा था। प्रवेश के बाद उसकी सेना ने उसे और आगे नहीं बढ़ाया। अब जब सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी एक वयस्क स्तर में विकसित हो रही है, तो उसने एक और प्रयास की योजना बनाई। एंट सिटी पहले जैसी ही थी। ये रहस्यमय और विचित्र लग रहा था।
चींटियां अपने घोंसलों से अंदर बाहर आ जा रही हैं और कई काले कड़क वाली उड़ने वाली चींटियां इधर उधर उड़ रही हैं। उसने रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और शहर से बहुत दूर जाकर सिल्वर के वैली वाली उड़ने वाली चींटी को अकेले उड़ने के लिए भेजा। वयोवृद्ध सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी के आंकड़ों ने इसे पौराणिक मित्रों के बीच एक शीर्ष अनुभव बनाया है। अपनी चौथी दुकान को फड़फड़ाकर वह सीधे एंट सिटी की ओर उड़ गया। काले कागज वाली उड़ने वाली चिंटियों को तुरंत इसका पता चल गया और वे अपने काले पंख फड़फड़ाते उस पर झपट पड़े। काला उल्लू काफी खोखला लग रहा था। चांदी के धागों वाली उड़ने वाली चिंटी बिजली की तरह घूमी और उसने अपने दंत का इस्तेमाल किया जिस पर सबसे पहले हमला किया गया था। इसके बाद इसमें गिरावट आई। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी नहीं रुकी क्योंकि उसने बिजली की चांदी की तरह चींटियों के झुंड पर वार किया। काले पंखों वाली सैनिक चींटी को मार डाला। आयामी क्रिस्टल की खोज की। झो वेन ने काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी की मौत के कारण एक आयामी क्रिस्टल ड्रॉप देखा, लेकिन दूरी के कारण वह इसे उठाने में असमर्थ था। यदि खून के रंग का अवतार एंट सिटी के आसपास भागता तो उसे हमले का सामना करना पड़ता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों के झुंड से बचना मुश्किल होगा। वह देखता रहा और घंटियां बजती रहीं। कई आयामी क्रिस्टल गिरे, लेकिन झो वेन ने उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं की। परिणामस्वरूप वह काफी उदास महसूस करने लगा। एमो, चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों के झुंड के बीच मुश्किल से चल पाती थी। हालांकि उसने बहुत से लोगों को मारा, फिर भी उनकी संख्या बहुत अधिक थी। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी लगातार खतरे में थी और संभावना थी कि वह किसी भी समय चींटियों के झुंड पर हावी हो सकती थी। धत्तेरी की, वहां बहुत सारी चींटियां हैं और वे पौराणिक प्राणी हैं। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकती। झो वेन ने सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को बाहर निकालने के बारे में सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों ओर से घिरा हुआ, ये केवल काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों से ही लड़ सकता था, जो इसे घेर लेती थी, जिससे इसे लगने वाली चोटें बढ़ती गईं। डिंग, एक और काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी की मौत हो गई, जिससे एक काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी का आयामी क्रिस्टल एक काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी का प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल गिर गया। मैं इसे जोखिम में डालूंगा। झो वेन ने जमीन पर बिखरे हुए आयामी क्रिस्टल की प्रचुर संख्या को देखा। वह खुद को रोक सकता था, लेकिन प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल को देखने के बाद वह अब और खुद को रोक नहीं सका। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खून के रंग के अवतार को चींटी शहर की परिधि में भेजने के लिए भेजा और झुंड का ध्यान भटकाने के लिए उत्परिवर्तित कंकाल चींटी और सत्य श्रोता को बुलाया। काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों ने तुरंत उस पर ध्यान दिया। इससे पहले कि वह आयामी क्रिस्टल के पास पहुंच पाता, बड़ी संख्या में लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। उत्परिवर्तित कंकाल चींटी ने कई लोगों को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये केवल एक नश्वर साथी जानवर था। ये पौराणिक प्राणी गिरोह के तहत लगभग तुरंत ही मर गया। इस संक्षिप्त क्षण का उपयोग करते हुए वह उछला और उस स्थान की ओर दौड़ा जहां आयामी क्रिस्टल गिरा था। उसकी नजर काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी क्रिस्टल पर टिकी थी। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी भी इसी समय हमलों की चपेट में आने से मर गई। उसका खून बहता हुआ शव गिर गया और बड़ी संख्या में काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियां इधर उधर हो गईं और खून के रंग के अवतार की ओर दौड़ पड़ीं। मुझे इसे लेने दो। झो वेन ने रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और उस काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटी क्रिस्टल को पकड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी गति और ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि जब उसकी उंगलियां क्रिस्टल से 2 फीट की दूरी पर थीं, तो काले पंखों वाली उड़ने वाली चींटियों का एक बड़ा झुंड उस पर टूट पड़ा, जिससे वह डूब गया। शुक्र है कि यह इन गेम है। अगर मैंने वास्तविक जीवन में ऐसा किया होता तो मृत्यु निश्चित होती। झो वेन ने काली स्क्रीन की ओर देखा और कड़वी मुस्कान बिखेरी। बदले में कुछ भी हासिल किए बिना मरना एक ऐसी चीज थी जिसका झो वेन पहले से ही आदी था। हाल ही में उनकी मृत्यु शायद ही हुई हो, उस अवधि के विपरीत जब उन्हें पहली बार रहस्यमय फोन मिला था। खुद को पुनर्जीवित करने के लिए खून की एक बूंद टपकाते हुए झो वेन ने एक बार फिर खेल में प्रवेश किया। हालांकि वह जानता था कि अगर वह एंट सिटी पर आक्रमण करना चाहता है तो उसकी ताकत में अभी भी कमी है। इसलिए उन्होंने अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी की ओर रुख किया। झो वेन छोटे बुद्ध मंदिर का दौरा करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वह कालकोठरी को ताज़ा करके फिर से चयन कर सकते हैं। एक और पौराणिक साथी अंडा पाने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें निराशा हुई। भले ही छोटे बुद्ध मंदिर को पुनर्जीवित किया गया था, वह 3 चेहरे वाले बुद्ध के साथ दृश्य को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं था।
देखने में ऐसा लगता है कि मैं गेम में केवल एक माइथिकल कंपेनियन एग प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वास्तविक जीवन में इसका दौरा करने से मुझे 3 चेहरे वाले बुद्ध के साथी अंडे के उपहार को प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि जो वेन कुछ हद तक प्रलोभित था, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था और अंततः उसने इस विचार को खत्म कर दिया। 3 मुखी बुद्ध के साथी अंडे को प्राप्त करने के लिए मुझे स्पष्ट रूप से पहले बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता में महारत हासिल करने की आवश्यकता है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। वे सैनिक इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए मुझे डर है कि बहुत से बलिदान होंगे। जो वेन का इरादा भूमिगत बुद्ध शहर की खोज करने वाले स्काउट्स को ये रहस्य बताने का था, इस प्रकार उनका घाटा कम हो गया। हालांकि सबसे पहले उसे इन सैनिकों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला और दूसरी बात, उसके पास ये समझाने का कोई तरीका नहीं था कि वह ये कैसे जानता था। अचानक झो वेन की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाया, चूंकि मैं उन्हें सीधे नहीं बता सकता, मैं लीग के डायमेंशनल फोरम पर अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी की रणनीति गाइड पोस्ट कर सकता हूं। इस तरह मैं अधिकारी का पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूं और उन सैनिकों को व्यर्थ बलिदान देने से भी रोक सकता हूं। लीग हमेशा अपने नागरिकों को आयामी क्षेत्रों के संबंध में अपने विचार और अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इसके लिए इसने विशेष रूप से एक सर्वर और एक आधिकारिक डायमेंशनल फोरम स्थापित किया था। फोरम पर आयामी क्षेत्र रणनीतियों को पोस्ट करने को सशुल्क लेखों के रूप में सेट किया जा सकता है। अधिकारियों के लिए अधिकार खरीदना और पाठ्य पुस्तकों में शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग करना भी संभव था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पोस्टर को इन्हें लिखने में कोई झिझक न हो, डायमेंशनल फोरम ने पूरी तरह से स्वतंत्र सर्वर और उच्च सुरक्षा उपायों का उपयोग किया। जब तक इसे कांग्रेस द्वारा वोट नहीं दिया गया, कोई भी डायमेंशनल फोरम के डेटा की जांच नहीं कर सकता था। इसके लिए लीग ने स्पष्ट रूप से कानून द्वारा गारंटी स्थापित की थी। यह उन विशेषज्ञों को रोकने के लिए था जो मंच पर अपनी रणनीतियों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए खुद को उजागर नहीं करना चाहते थे। लीग के पास कई दिग्गज लोग थे जिनमें डायरेक्शनल फोर्स ब्राउज करने की आदत थी। सामान्य नागरिक भी इसे स्रोत के रूप में दर्शाता है। अध्याय 75 अग्नि देव मंच। उदाहरण सीके टेलोन। संपादक सीके टेलोन। जो वेन ने डायमेंशनल फोर्स पर पोस्ट करने में स्टॉप नहीं की, इसके बजाय वह सबसे पहले अन्य धागों पर एक नज़र डालता है। ओझाओं में मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार की मुद्राकरण विधियां थीं। पहला प्रकार एक सिद्धांत था जो मुफ्त रणनीति प्रदान करता था। ऐसे धागों को समय भुगतान की आवश्यकता नहीं है। संख्या के अनुसार क्लिक करें, अधिकारी एक विशेष अनुपात में एक निश्चित संख्या में डायमेंशनल पॉइंट का भुगतान करेंगे। निस्संदेह यदि पाठकों की संख्या बहुत कम होती है तो कोई भी संख्या समेकित नहीं कर पाता। 10,000 पर क्लिक करें, संभवतः केवल एक डायमेंशनल पॉइंट को चालू करने के लिए। डायमेंशनल पॉइंट्स डायमेंशनल फोर्स का पॉइंट सिस्टम था। इसे पैसे की तरह खर्च नहीं किया जा सकता था या बाहर नहीं जाया जा सकता था। हालांकि इसका उपयोग डायमेंशनल फोरम की आधिकारिक दुकान पर व्युत्पत्ति नियोजन के लिए किया जा सकता है। डायमेंशनल क्रिस्टल और कंपेनियन एग्स के अलग अलग विकल्प थे और विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग संख्या में अंकों की आवश्यकता थी। किसी वस्तु के सम्मिलित समर्थक के लिए केवल एक पोस्ट की आवश्यकता होती है। बिना किसी पहचान की आवश्यकता के पासवर्ड से माल की रसीद बताई गई थी। अन्य प्रकार का ओझा मुद्रीकृत ओझा था। ऐसे सूत्र भुगतान करके पढ़ सकते हैं। मूल्य पोस्टर निर्धारित किया गया था और इसे डायमेंशनल पॉइंट्स के साथ भी खरीदा गया था। बेशक डायमेंशनल फोरम पर अज्ञात लोगों द्वारा पोस्ट किए गए ओझाओं को पढ़ने के लिए मूल रूप से किसी से भी लोग भुगतान नहीं करते थे। लोगों द्वारा खरीदारी पर विचार करने से पहले व्यक्ति के पास एक निश्चित स्तर की स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरे प्रकार का आधिकारिक धागा था। एक आधिकारिक डॉक्टर और रणनीति प्रदान की गई थी और इसे विशेष रूप से आम पर बहुत अध्ययन पर पढ़ा जा सकता था। इसके अलावा सामग्री की प्रामाणिकता की कमी हो सकती है। जो वेन ने एक डायमेंशनल फोरम खाता पंजीकृत किया था जिसके लिए किसी अन्य समूह के बिना केवल एक बैंक खाता संख्या, पासवर्ड और उपनाम की आवश्यकता थी। बैंक खाता संख्या और पासवर्ड दर्ज करना सरल था। जहां तक बात है एनालॉग्स की, तो ऐसे कई सारे एनालॉग्स थे जो दोगुने हो गए थे। एक अनोखा नाम अनोखा मुश्किल था। जो वेन किसी एक के बारे में सोचकर परेशान नहीं हो सकते थे। उसने बेतरतीब ढंग से कीबोर्ड पर टैप किया और जगह दबा दी। तुरंत उपनाम फील्ड में कुछ शब्द दिखाई देने लगे। जो वेन को नहीं पता था कि उसने क्या लिखा है, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि स्वत पूर्ण ने इसे जहर के रूप में भर दिया था। जो वेन ने अवचेतन रूप से पुष्टि को दबाया और महसूस किया कि इसका उपयोग किया जा सकता है। पंजीकरण तुरंत सफल हो गया।
जो वेन ने अपने उपनाम की परवाह नहीं की और लॉग इन करने और अपना पहला ट्रेड पोस्ट करने के लिए सीधे इस खाते का उपयोग किया। पोस्ट करते समय जो वेन ने मुद्रीकरण को चुना। सबसे पहले वह वास्तव में गरीब था और सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को खिलाने के लिए साथी अंडे खरीदने के लिए कुछ कमाना चाहता था। दूसरे, डायमेंशनल फोरम पर बहुत सारे थ्रेड थे। साधारण धागे बहुत आसानी से नीचे तक डूब जाते हैं और इसकी तुलना में मुद्रीकृत धागे दुर्लभ थे। वे मुद्रीकृत बोर्डों पर अधिक समय तक टिके रहे। लेजेंडरी कंपेनियन अंडे के लिए फोरम शॉप की कीमतें देखने के बाद जो वेन ने अपने पहले धागे की कीमत 20,000 डायमेंशनल पॉइंट निर्धारित की। ये 2 लेजेंडरी कंपेनियन अंडों की कीमत थी। जल्द ही मुद्रीकृत बोर्ड में लघु बुद्ध मंदिर पत्थर कदम रणनीति नामक एक मुद्रीकृत धागा दिखाई दिया। साधारण मुद्रीकृत धागे कुछ बिंदुओं से लेकर 1 दर्जन बिंदुओं तक थे और अधिक महंगे धागे लगभग 100 अंक थे। एक थ्रेड की कीमत 1000 से अधिक डायमेंशनल पॉइंट्स होने का मतलब है कि वे आमतौर पर मंच पर कुछ बड़े लोगों द्वारा लिखी गई पेशेवर रणनीतियां थीं। फिर भी सूत्र में उल्लिखित छोटा बुद्ध मंदिर लगभग अनसुना था। यहां तक कि थ्रेड को पोस्ट करने के लिए जिस उपनाम का उपयोग किया गया था वह भी अपरिचित था। यह एक नेटकेस होना चाहिए। 20,000 अंक, केवल एक बेवकूफ ही इसे पढ़ेगा। यह कोई घोटालेबाज होगा जो उम्मीद कर रहा होगा कि कोई उसे डायमेंशनल पॉइंट देगा। फोरम के नियमों को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। ऐसे घोटालों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराए जाने की आवश्यकता है। वांग फेई भी डायमेंशनल फोरम ब्राउज कर रही थी जब उसकी नज़र अचानक धागे पर पड़ी। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटा बुद्ध मंदिर सनसेट कॉलेज के अंडरग्राउंड बुद्ध सिटी में था। इस रहस्य को सनसेट कॉलेज के सामान्य शिक्षक भी नहीं जानते थे, लेकिन वांग फेई, जो एक आधिकारिक पद पर थे, अच्छी तरह से जानते थे कि यह किस तरह की जगह है। चूंकि सूत्र लिखने वाला व्यक्ति छोटे बुद्ध मंदिर के बारे में जानता था और उसने पत्थर की सीढ़ियां कीवर्ड लिखे थे, इसका मतलब था कि वे कुछ जानते थे। क्या यह महज कुछ बकवास हो सकता है? वांग फी को 20,000 अंकों की कीमत देखकर झिझक महसूस हुई। हालांकि यदि धागा वास्तव में छोटे बुद्ध मंदिर में प्रवेश करने की विधि को पकड़ता है, तो 20,000 अंक कुछ भी नहीं थे। पत्थर की सीढ़ियों पर इतने सारे लोगों की जान कुर्बान होने के बाद उनमें से प्रत्येक का मूल्य 20,000 डायमेंशनल पॉइंट से कहीं अधिक था। अपने दांत पीसते हुए वांग फी ने भुगतान किया और धागा खोला। जब उसने अंदर का सामान देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखी। नश्वर अवस्था में हृदय ध्यान मौलिक ऊर्जा कौशल पत्थर के चरणों की विषमता को तोड़ सकता है। क्या यह संभव है? पत्थर की सीढ़ियों की खोज के लिए जिम्मेदार सैनिक कम से कम पौराणिक स्तर पर थे। भले ही उन्होंने बुद्ध हॉटलोट्स आयामी क्रिस्टल प्राप्त कर लिया हो, उनमें से किसी को भी निम्न श्रेणी की आदिम ऊर्जा कौशल में रुचि नहीं होगी। उसे आश्चर्य हुआ, इतना छोटा हॉट मेडिटेशन स्टोन सटेप की रहस्यमय शक्तियों का विरोध करने में सक्षम था। ट्रेड में बहुत कम सामग्री थी, बस इतना ही कहा गया था। अंत में इसने चेतावनी दी कि किसी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। जो वेन ने सद्भावना के कारण ये पोस्ट किया था, लेकिन उसमें कुछ स्वार्थ भी था। उसके पास केवल एक ही जीवन था, इसलिए वह वास्तव में छोटे बुद्ध मंदिर की ओर जाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के बारे में चिंतित था। यदि खेल में वास्तविकता भिन्न होती, तो वह कम से कम सेना से इसका पता लगा सकता था। यदि वे सुरक्षित रूप से छोटे बुद्ध मंदिर में प्रवेश कर सकें, तो उन्हें कोई और संकोच नहीं होगा। आखिरकार सेना को लघु बुद्धि पारमिता सूत्र का रहस्य नहीं पता था। अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो इसकी खेती कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बहुत कम समय में किया जा सकता था। जो वेन वास्तविक दुनिया में मंदिर हॉल में प्रवेश करने और 3 मुखी बुद्ध के दर्शन करने में उन्हें हरा सकते थे। निस्संदेह उन्हें ये पुष्टि करनी थी कि वास्तविकता का छोटा बुद्ध मंदिर खेल के समान था। उसके सुरक्षित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होने के बाद ही वह व्यक्तिगत रूप से इसका दौरा करेगा। वांग फी ने धागा देखने के बाद तुरंत फोन किया और उस सैन्य विभाग को सूचित किया जिसके अंतर्गत वह आती है। जल्द ही वांग फी को सेना से प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करने के लिए पहले से ही एक सैनिक को भेजा था जिसने हॉट मेडिटेशन की खेती की थी। वह पहले के सभी सैनिकों की तरह बिना मरे छोटे बुद्ध मंदिर के परिसर में प्रवेश कर गया। धागा असली है। वह जहर कौन है? वह छोटे बुद्ध मंदिर के बारे में कैसे जानता है? वांग फी हैरान रह गए। जो वेन को पता चला कि उसके धागे पर 2 क्लिक थे, जिसका मतलब ये भी था कि 2 लोगों ने उसका धागा खरीदा था। तुरंत उनके खाते में 40,000 डायमेंशनल पॉइंट जमा हो गए। ये कुछ आसान पैसा है।
जो वेन खुश था, हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि 2 क्लिक के अलावा किसी और ने उनका धागा नहीं खरीदा। अगर मुझे पता होता तो मुझे कीमत और भी ज्यादा तय करनी चाहिए थी। जो वेन ने धागे पर ध्यान देना बंद कर दिया और प्राचीन संप्रभु शहर कालकोटरी में प्रवेश किया। स्केलेटन जनरल को मारने के बाद जो वेन ने खोज जारी रखी। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी के नेतृत्व में कंकाल सैनिकों की बड़ी भीड़ उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। वह पूरे रास्ते अंदर घुस गया। कई किलोमीटर के बाद एक मंच ने उनका रास्ता रोक दिया। दूर से उसने ये शब्द देखे, ईबो प्लेटफॉर्म। जो वेन इस नाम के लिए अजनबी नहीं थे। ईबो चीनी पौराणिक कथाओं में 5 सम्राटों के पुत्रों में से एक था, जो शांत कबीले का संस्थापक पूर्वज भी था। उनके पास फायर गॉड की उपाधि थी, इसलिए ईबो प्लेटफॉर्म को फायर गॉड प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था, जो एक तारा वेधशाला थी जिसका इस्तेमाल ईबो करते थे। हालांकि इतिहास की किताबों में जो वेन को याद आया, फायर गॉड प्लेटफॉर्म प्राचीन शहर के अंदर नहीं था, बल्कि इसके दक्षिण पश्चिम में था। अपने विचारों के बीच उन्होंने फायर गॉड प्लेटफॉर्म पर आग लगा दी। एक लाल रंग की लौ आकाश में उड़ गई, एक फायरबर्ड में बदल गया जो लाल रंग के अवतार पर हमला कर रही थी। अध्याय 76 वैंग्स मैन। फायरबर्ड बेहद तेज था। सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट ने सिल्वर विंग फ्लैश के साथ फायरबर्ड के चार्ज को चकमा दिया, लेकिन रक्त रंग अवतार में उतनी गति नहीं थी। सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को फ्लाइट में बदलने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह चकमा नहीं दे सका। जो वेन ने एशियन पाम से वार किया। हालांकि जब पथरी का संपर्क फायरबर्ड से हुआ तो ऐसा लगा जैसे वह हवा से टकराया हो। उसकी शक्ति को निर्देशित करने के लिए कोई भौतिक इकाई नहीं थी और तब तक फायरबर्ड से पहले ही रक्त रंग अवतार के शरीर में प्रवेश कर चुका था। उलझन। अगले ही सेकंड में रक्त रंग के डायनासोर की तरह का अवतार फट गया, जिससे स्क्रीन काली हो गई। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होने पर ओझोवेन ने अपना खून टपकाया और रक्त रंग के अवतार को पुनर्जीवित किया। उन्होंने सीधे फायर गॉड प्लेटफॉर्म पर चार्ज किया और जल्द ही वहां पहुंच गए। इस बार वह तैयार थी। उन्होंने अपने मित्र के रूप में सबसे पहले सिल्वर विंग फ्लाइंग उद्यम में बदलाव किया। रक्त रंग के अवतार के पीछे 4 पारभासी सिल्वर के पन्ने नीचे दिए गए हैं। असल में फायरबर्ड एक बार फिर फायर गॉड प्लेटफॉर्म के ऊपर से उड़ गया। जो वेन ने फायरबर्ड का सामना करने के लिए सिल्वर के वेल से प्राप्त उड़ान का उपयोग किया और हालांकि वह इसे हिला नहीं सका, फायरबर्ड उसे पकड़ने में असफल था। फायरबर्ड को अंतिम रूप देते हुए जो वेन ने फायर गॉड प्लेटफॉर्म की ओर से रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया। वह देखना चाहता है कि यह ऊपर क्या है। प्लेटफॉर्म एक विशाल टन की तरह चौकोर आकार का था। यह 1000 फुट की ऊंचाई थी और हालांकि वह इसकी ऊंचाई तक उड़ना चाहता था, लेकिन उसके चांदी के किले ने उसे केवल 1 इंच लंबाई या उसके आसपास ही उड़ने की ऊंचाई दी। वह अधिक पाइपलाइन तक पहुंच में सक्षम नहीं था। कम वेगास के राजा के रूप में लाइफ प्रोविडेंस सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को कम पाइपलाइन पर अत्यधिक चुस्त रहने की छूट मिलती है, लेकिन ये बहुत कम उड़ान भर नहीं पाती है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। जो वेन फायर गॉड प्लेटफॉर्म के पत्थरों के नमूने पर उतरा और फायरबर्ड ने उसका पीछा करते हुए देखा। उसने सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को बुलाया और उस पर जादुई सुई की स्थापना की। फायरबर्ड ने चकमा नहीं दिया और उसे सीधे अपनी ओर दौड़ने दिया। उलझन। मैजिक सुई कामगार में नासा फायरबर्ड को विस्फोटित किया गया था। हालांकि सिस्टम ने यह संकेत नहीं दिया कि वह एक जीव विज्ञानी को मार डाला गया था। जो वेन खुश था। जैसे ही वह फायर गॉड प्लेटफॉर्म पर दो ही वाला था, उसने प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक और लौ को आकाश में उड़ते देखा। इस बार 2 फायरबर्ड्स ने झपट्टा मारा। जो वेन ने जिप्सम पर चढ़ना जारी रखा और जल्द ही 2 फायरबर्ड उसके पास आ गए। रक्त रंग के अवतार ने सिल्वर के पंख प्राप्त किए और फिर से 2 फायरबर्ड्स का सामना किया। कड़ी मेहनत करने के बाद अंततः उसने 2 फायरबर्ड्स को मारा, लेकिन इस बार 4 फायरबर्ड उड़ गए। जो वेन ने उन्हें मारने की धमकी नहीं दी। वह बस फायरबर्ड्स का पीछा करने से बचने की पूरी कोशिश कर सका और जल्दी ही फायर गॉड मंच के शीर्ष पर पहुंच गया। दुर्भाग्य से जो वेन गलत था। खैर ही उसने फायरबर्ड्स को हिट नहीं किया, लेकिन जब वह एक निश्चित पैगाम पर पहुंचा तो फायर गॉड स्टेज के टॉप पर 8 फायरबर्ड्स को बाहर भेज दिया गया। जो वेन पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वह फायरबर्ड का मुकाबला नहीं कर पाए। जल्द ही रक्त रंग के अवतार के शरीर में एक फायरबर्ड पर आरोप लगा और विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि वह जहां खड़ा था वहां से सबसे पहले वह फायर गॉड गर्ल्स के कुछ शिखर को देख सकता था। उस पर एक पत्थर का स्मारक बनाया गया था, लेकिन जो वेन केवल टिप को देखने में सक्षम था और उसने आउटलुक से शब्द का उच्चारण किया, इंपीरियल। गेम की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन वह तुरंत चालू नहीं हुई।
इसके बजाय उन्होंने अपने पिछले बेटे को याद किया। फायरबर्ड को मारने के बाद मेरे द्वारा आतंकवादी को मारने का कोई संकेत नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि वे प्राकृतिक जीव नहीं हैं। यदि वे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वे एक प्रकार के आदिम ऊर्जा कौशल हैं। लेकिन फेयर गॉड चॉकलेट्स के शीर्ष पर स्थित नेक्स्ट डेमोक्रेट्स ने शुरुआत में ही बड़ी संख्या में फेयरबर्ड को क्यों नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे उन्हें दोगुना क्यों कर दिया? जो वेन ने फिर कुछ सोचा। वास्तविक जीवन में प्राचीन शहर स्पष्ट रूप से प्राचीन शहर का मार्गदर्शक है, लेकिन खेल कालकोटरी का नाम प्राचीन शाही शहर है। उस फायर गॉड प्लेटफॉर्म पर एक पत्थर का स्मारक है जिस पर इंपीरियल शब्द लिखा हुआ है। इससे क्या संबंधित हो सकता है? निको तुरंत समझने में असमर्थ, जो वेन ने आराम करने और अपने दिमाग को शांत करने का निर्णय लिया। अपने ऊपर लिखे एक कप में उन्होंने ये जांच करते हुए कहा कि डायनल फोरम पर उनके द्वारा पोस्ट किए गए गीत से कोई नई आय हुई है। 2 पर क्लिक करें। राह जाने से उन्हें शुरू हुई। हालांकि उन्हें मंच पर एक निजी संदेश मिला था। जो वेन ने देखा कि यह संदेश वेंग्समैन नामक उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट किया गया था। उन्होंने इस पर क्लिक किया और इस पर नजरें डाली। प्रिय सर, क्या मैं आपके साथ छोटे बुद्ध मंदिर के बारे में चर्चा कर सकता हूं? चर्चा करना, जो वेन ने उत्तर दिया। वांग फी के फोन फोरम हमेशा खुला रहता था। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला, फिर भी उसने साहपूर्वक इंतजार करना जारी रखा। लघु बुद्ध मंदिर की खोज बहुत आश्चर्यजनक थी। जहर की विधि का उपयोग करने के बाद सेना अंततः छोटे बुद्ध मंदिर के परिसर में पहुंची और बुद्धि सूत्र की लघु पूर्णता वाले पत्थर के स्मारक की खोज की। इस खोज ने वांग फी और सैन्य शीर्ष अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह के पत्थर के स्मारक को अतीत में अन्य रहस्यमय आयामी क्षेत्रों में खोजा गया था। लोगों ने पत्थर के स्मारक पर मौलिक ऊर्जा कला में महारत हासिल कर ली थी और एक रहस्यमय साथी जानवर अर्जित किया था। हालांकि वांग फेई और सैन्य शीर्ष अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि यद्यपि आदिम ऊर्जा कला शक्तिशाली थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी विकसित कर सके। किसी को तदनुरूपी मौलिक ऊर्जा कलाओं को विकसित करने के लिए तदनुरूपी विशेष काया की आवश्यकता होती है। हालांकि उन्होंने बुद्धि की लघु पूर्णता सूत्र को देखा, लेकिन किसी ने भी इसे विकसित करने की हिम्मत नहीं की। एक स्वयंसेवक ने पत्थर के स्मारक पर लघु बुद्धि पारमिता सूत्र को याद करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ शब्द उसके लिए अपना सिर पकड़ने और दर्द से रोने के लिए पर्याप्त थे। उसके बाद उसके 7 छिद्रों से खून बहने से उसकी मृत्यु हो गई। सभी सैनिकों को लघु बुद्ध मंदिर छोड़ने का आदेश देने से पहले एक जनरल ने व्यक्तिगत रूप से पत्थर के स्मारक का दौरा किया था। इसके अलावा लघु बुद्ध मंदिर से संबंधित सभी समाचारों को अत्यंत गुप्त बना दिया गया था। जनरल के आदेश पर वांग फी ने पॉइजन से संपर्क किया। क्या आपने लघु बुद्धि पारमिता सूत्र में महारत हासिल कर ली है? वांग फी ने जल्दी से पूछा। इसका आपसे क्या लेना देना है? मैं आपसे जानकारी खरीदने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार हूं। दूसरे पक्ष के स्वर को कुछ अधीरता से भांपते हुए वांग फी सीधे मुद्दे पर आई और अपने इरादों का संकेत दिया। क्या जानकारी? मुझे बताओ। क्या आप जानते हैं कि लघु बुद्धि पारमिता सूत्र में विकास के लिए किन विशेष काया की आवश्यकता होती है? वांग फी ने जल्दी से उत्तर दिया। जो वेन थोड़ा अचंभित हो गया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह की काया की जरूरत है। हालांकि दोबारा विचार करने पर उसे तुरंत एहसास हुआ। मैं सोच रहा था कि 3 मुख वाले बुद्ध ने मुझे अपना बच्चा क्यों कहा। मैंने सोचा था कि इसका संबंध मेरे द्वारा बुद्धि की लघु पारमिता सूत्र को विकसित करने से है, लेकिन देखने में यह इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरी कोई खास काया नहीं दिखती। यदि बुद्धि की लघु पारमिता सूत्र को विकसित करने की आवश्यकता है, तो मैं कैसे सफल हुआ? यह मन में रखते हुए झो वेन की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये खोया हुआ अमर सूत्र हो सकता है? उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने लघु बुद्धि पारमिता सूत्र को पढ़ना शुरू किया तो उनके मस्तिष्क को अत्यधिक असुविधा महसूस हुई। लॉस्ट इमोर्टल सूत्र के प्रभावी होने के बाद वह पूर्व को पूरी तरह से पढ़ने में सक्षम हो गया और इसमें महारत हासिल कर ली। देखने से यह संभवतः खोया हुआ अमर सूत्र प्रतीत होता है। वांग फी ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह थोड़ी असहजता महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए दूसरा संदेश भेजना उसके लिए उचित नहीं था। वह बस प्रतीक्षा जारी रख सकती थी। हर पल अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था।